हेलो एंड वेलकम टू एसएसटी ओनली। आने वाले यूजीसी नेट जून 2024 के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का कंप्लीट पेपर सेकेंड को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ उसके बाद पेपर फर्स्ट को भी हम देखेंगे। सो दिस इज द ओनली चैनल जहाँ पे हम हिस्ट्री से रिलेटेड, यूजीसी नेट से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते हैं और कंप्लीटली फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक टिल द वेरी लास्ट सारी वीडियोस में आपका सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। दिस इज अबाउट मी और आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्षा। ऑल्दो इससे रिलेटेड एक और वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको जाके देख सकते हैं, लेकिन ये एक अपडेटेड वर्जन है और इसके जो नोट्स हैं वो इस वेबसाइट sstonly.in.net पे आपको फ्रीली अवेलेबल होंगे, तो आप इस पे जाके एक्सेस कर सकते हैं और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहाँ पे आप डायरेक्टली यूजीसी नेट के नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्षा। अब ये जो भारतवर्षा का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारी आइडेंटिटी से रिलेट करता है, दैट इज इंडियन आइडेंटिटी से रिलेट करता है और ये एक जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। यहाँ पे हिस्ट्री, कल्चरल, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ भारतवर्षा का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल बाउंड्रीज जो इंडिया की फिजिकल बाउंड्रीज हैं, इसका मतलब ये भी है कि स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, ये सारी चीजें हम इस भारतवर्षा के कॉन्सेप्ट में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, जो भारतवर्षा है ये एक न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत ही एंशियंट टाइम के जो टेक्स्ट हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, इंक्लूडिंग वेदास, पुराणास, वेरियस एपिक्स सच एज महाभारत और रामायणा, इन सारी चीज़ों में भारतवर्षा का कॉन्सेप्ट मेंशन है। और इसमें ये मेंशन है कि जो भारतवर्षा का कॉन्सेप्ट है, दैट मीन्स जो भारतवर्ष है, इट वॉज अ लैंड दैट वॉज रूल्ड बाई द लेजेंडरी किंग भारता। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, हो सकता है कि एमसीक्यू में डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए। अगर हम जोग्राफिकल एक्सटेंट की बात करेंगे तो हमें ये बताना काफी मुश्किल है कि भारतवर्षा, जो एंशियंट टाइम की भारतवर्षा की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें आती होंगी। लेकिन हम ये रेफर कर लेते हैं अपने नॉलेज के बेस पे या फिर जो यहाँ पे पुराने हिस्टोरियंस ने जो यहाँ पे टेक्स्ट छोड़े हैं उनकी बेसिस पे, कि सर वो पुराने टाइम के सर इतने बड़ा यहाँ पे एरिया था कि वो आज के टाइम का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और साथ ही साथ अफगानिस्तान के पोर्शन को भी इंक्लूड करता होगा। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। सो भारतवर्षा, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि सिर्फ और सिर्फ वो जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। सर भारतवर्षा का मतलब ये है कि एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन जहां से काफी ज्यादा सेक्रेड रिलीजन, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट एमर्ज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और वेरियस अदर्स। तो इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बर्थ प्लेस कंसिडर किया जाता है वेरियस स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस का, जिनका जो ओरिजिन है वो इंडिया यानी भारतवर्षा से ट्रेस किया जाता है। भारतवर्षा के कॉन्सेप्ट को यूनिटी से भी रिलेट किया जाता है, बिकॉज जितना बड़ा जोग्राफिकल एरिया, फॉर एग्जाम्पल अगर हम भारतवर्षा की बात कर रहे हैं, वो आज के टाइम का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे एरिया को अगर इंक्लूड कर रहा है, तो इसमें रहने वाले लोग क्या वो एक जैसे होंगे? आंसर इज नो। वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स होंगे। मीन्स उनकी लैंग्वेज अलग होगी, उनका कल्चर अलग होगा, उनका ट्रेडिशन अलग होगा और साथ ही साथ उनका जगह पे जहाँ पे वो रह रहे हैं लैंडस्केप भी अलग होगा। कहीं माउंटेन्स होगा, कहीं प्लेन्स होगा, कहीं डेक्कन प्लेट्यूज होंगे, यहाँ पे कई आइलैंड्स होंगे। इस तरीके से हम चीज़ों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो भारतवर्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो इन डाइवर्सिटी को एक साथ लेके आके यूनिटी प्रोवाइड करवाता है और वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स भारतवर्षा इज ऑल्सो रिलेट विद द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा आराम से समझिएगा। भारतवर्षा में सिंबल ऑफ रेजिलियंस। अब भारतवर्षा जो यहाँ पे अगर हम जोग्राफिकल चीजें देख रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में, तो वेरियस इन्वेजन्स हुए, यानी बाहर की पावर्स ने हम पे अटैक किया, हमारे भारतवर्षा पे यानी भारत वाले एरियाज पे अटैक किया है। लेकिन उसके बावजूद भी न्यूमरस इन्वेडर्स आए, इंक्लूडिंग द मुगल्स, वेरियस अदर पीपल्स, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल कल्चरल आइडेंटिटी था, यूनिक आइडेंटिटी था, उसको हमने नहीं खोया है, उसको हमने प्रिजर्व करके रखा है। तो ये भी भारतवर्षा के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ कल्चरल एक्सचेंज। अब भारतवर्षा में मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया है जहां से वेरियस फिलोसफिकल एलिमेंट्स ने बर्थ लिया है, यानी बर्थ प्लेस है, वेरियस रिलीजन्स का बर्थ प्लेस है और साथ ही साथ उसको हम यहाँ पे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कल्चर्स, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स आके एक साथ रहते हैं और एक साथ रह के यहाँ पे एक यूनिक कल्चर का ब्लेंड देखने को मिलता है और साथ ही साथ हमने अपने कल्चर को एक्सचेंज भी किया है विद दी वर्ल्ड। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
क्या मॉडर्न रेलेवेंस है भारतवर्षा का? यस, ऑफ कोर्स मॉडर्न रेलेवेंस है, बिकॉज मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये यूनिटी और डाइवर्सिटी को यहाँ पे प्रिजर्व करता है, साथ ही साथ यहाँ पे ये अलाउ करता है कि डिफरेंट कल्चर्स एक साथ यहाँ पे रह पाएंगे, तो ये इसका मॉडर्न रेलेवेंस है। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है कि जो हमारे यहाँ के वेरियस कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल धर्म, कर्म, योगा, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इंडिया से ओरिजिनेट हुई हैं, जिसको हम भारतवर्षा से बोलते हैं। सर यहाँ से ओरिजिनेट होके यहाँ पे बच्चे हुआ क्या है कि ये पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में यहाँ पे गए हैं, चीज़ों के साथ मिले हैं और न्यू एलिमेंट्स में रिलीज हुए हैं। सो हम ये बोल सकते हैं कि वेरियस एलिमेंट्स भारतवर्षा से ऑल ओवर वर्ल्ड में गए हैं, जो हमारी जो लेगेसी है सर उसको यहाँ पे शोकेस करते हैं। कंक्लूजन में हम बोल देंगे कि जो भारतवर्षा है वो सिर्फ और सिर्फ जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसमें हम कल्चर, स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल एलिमेंट्स को भी इंक्लूड करते हैं। सो हमने एक ये जनरल ओवरव्यू देख लिया। अब जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो आ जाता है कि भारतवर्षा विष्णु पुराण के अकॉर्डिंगली क्या है। सबसे पहले हम जोग्राफिकल आइडेंटिटी की बात करेंगे कि अगर हम भारतवर्षा की बात करेंगे तो यहाँ पे इट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशियंस, हम इंडियन ओशियंस की बात कर रहे हैं, तो अगर ये इंडियन ओशियन है तो इसके नॉर्थ में यहाँ पे भारतवर्षा है। सर साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स, ये माउंटेन्स हैं तो इसके साउथ में यहाँ पे भारतवर्षा है। इसको हमने भारत खंड बोल रखा है, या फिर हम नॉर्मली भारत भी बोल देते हैं वेरियस हिंदू लिटरेचर के अकॉर्डिंगली। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो भारतवर्षा को कंसिडर किया जाता है कि वो जम्बू द्वीप का पार्ट है, और जम्बू द्वीप क्या है कि वन ऑफ द लेजेंडरी आइलैंड्स, यानी वन ऑफ द 7 लेजेंडरी आइलैंड्स का पार्ट है। ये 7 लेजेंडरी आइलैंड्स हैं, उसमें से एक जो है वो जम्बू द्वीप है, दैट इज दी भारतवर्षा है। अब ये जो इंडिया डिराइव्ड हुआ है, इंडिया वर्ड जो हम यूज करते हैं, कहीं ना कहीं वो सिंधु से रिलेट करता है, और सिंधु का लिटरल मीन है दैट इज इंडस रिवर। इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाइम पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी इस चीज का मेंशन किया गया है। सो टेक्निकली इंडिया सर किससे डिराइव है? सिंधु से, और सिंधु का मतलब क्या है? इंडस रिवर के बारे में हम बात करते हैं। और हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करते हैं। 515 बीसी में क्या हुआ था कि पर्शियन एम्परर जो डेरियस थे, उन्होंने इस एरिया दैट इज सिंधु वाले एरिया को, इंडस रिवर के एरिया, आसपास के एरिया को कॉन्कर कर लिया था और अपने एम्पायर का पार्ट यहाँ पे बना लिया था। अब जो फॉरनर्स थे यहाँ पे बाहर से आए हुए, सर वो पूरी की पूरी इस एंटायर कंट्री को, जो इंडस के आसपास रहने वाले जो थे यहाँ पे, फ्रॉम हिमालयाज टू कन्याकुमारी, सर उन्होंने यहाँ पे इंडिया इसको बोलना स्टार्ट कर दिया था। हम कौन से फॉरनर्स की बात कर रहे हैं? हम उन फॉरनर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने हमको इन्वेड किया था। लेटर ऑन फिर मुस्लिम इन्वेडर्स आए, जिन्होंने हमारी कंट्री को हिंदुस्तान बोला था। अब ये जो हिंदुस्तान का जो लिटरल मीन्स है सर, वो कहीं ना कहीं हिंदू से डिराइव्ड है, और हिंदू का मतलब यहाँ पे रिलीजन बिल्कुल भी नहीं है। वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि सर एक पर्टिकुलर लोकेशन में रहने वाले लोग, उनको हम हिंदू बोल रहे हैं। और ये हिंदुस्तान वाला जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं भी हिंदू कल्चर को यहाँ पे प्रमोट नहीं करता है। उसके बाद में ब्रिटिशर्स आए, और ब्रिटिशर्स हमको इंडिया के नाम से यहाँ पे जानते हैं, और साथ ही साथ ये जो नेम था वो हम रिटेन करते हैं इवन आफ्टर द पार्टीशन इंडिया एंड पाकिस्तान 1947 के बाद में। तो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देख लिए हैं। आगे चलते हैं जरा कि भारतवर्षा और इसके जोग्राफिकल फीचर्स की बात करते हैं। दैट इज भारतवर्षा को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है दैट इज लैंड ऑफ द भारता। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका? डेफिनेशन जरा सिग्निफिकेंस देख लेते हैं यहाँ पे। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि भारतवर्षा सिर्फ और सिर्फ जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, यहाँ पे कल्चरल, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशंस, ये सारी चीजें ही इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। अगर हम जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? हिमालय से लेके केप कैमोरिन तक, और बे ऑफ बंगाल से लेके अरेबियन सी तक, यानी नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, सारी चीजों को हम इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ ये जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है दैट इज 3 कॉर्नर पेनिनसुला शेप, ये भी इंक्लूड हो जाता है इसमें। साथ ही साथ यहाँ पे हम हिमालयास की बात करते हैं, जिसकी जो लेंथ है 2414 किलोमीटर है। ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न साइड्स, सारी चीज हम यहाँ पे लोकेट कर लेते हैं। यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और नीचे हमारा इंडियन ओशियन है। तो इस एरिया में सर पूरा का पूरा ये जो पोर्शन है इसको हम भारतवर्षा कंसिडर कर लेते हैं। हम एंशियंट डिवीजन की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द संस्कृत और पाली लिटरेचर। तो उस टाइम पे जो हमारी पूरी कंट्री थी दैट इज भारतवर्षा का जो कॉन्सेप्ट था वो 5 जोन्स में डिवाइडेड था। सबसे पहले नॉर्थ में उदीच्य, जो हम हिमालयाज और माउंटेन्स वाले एरियाज को कंसिडर करते हैं। सेंटर में आ जाएगा मध्य, जो मध्य वाला जो पोर्शन बोलते हैं, और या फिर मझिमा देशा। ईस्ट वाला प्रत्या, और वेस्ट वाला प्रतीच्या, दैट इज ईस्ट वाला यहाँ पे प्रत्या हो गया, वेस्ट वाला प्रतीच्या हो गया, नॉर्थ वाला उदीच्या हो गया, और सेंटर वाला यहाँ पे मध्य हो गया, और साउथ वाला बचा उसको हम दक्षिणापथ बोलते हैं। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम
हम एंशियंट लिटरेचर से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर इंस्पायर्ड होके हमने जो आज का मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट है उसमें अपने इंडिया को 4 पोर्शन में डिवाइड कर रखा है, यानी 4 ज्योग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है, जो कि मोर प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो सर वो कौन-कौन सी है? सर पूरे ग्रेट हिमालयाज़ माउंटेन रेंजेस जितने भी है उसको हमने एक पोर्शन में कंसिडर कर रखा है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे प्लेन एरियाज़ में। प्लेन मेजर 3 एरियाज़ हैं, इंडस प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो इंडस रिवर्स जितना भी इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसी तरीके से गंगा की ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज, वो जो प्लेन एरिया को फॉर्म करती हैं तो वो प्लेन वाला एरियाज आ जाएगा। सर यहाँ पे जो डेक्कन प्लेट्यू है वो सेंट्रल और डेक्कन प्लेट्यू आ जाएगा। और फोर्थ हमारे जो वेस्टर्न घाट्स है और जो ईस्टर्न घाट्स है वो कोस्टल एरियाज आ जाएगा। तो ये मोर प्रैक्टिकल ज्योग्राफिकल डिवीजन है जो हमने मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज करते हैं। तो वही चीजें और बोल रखा है यहाँ पे कि ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस क्या है यहाँ पे। अगर हम मेन रीजन्स की बात करें तो 3 मेन रीजन्स है, हिमालयन माउंटेन्स आ जाएगा, सदर्न पेनिनसुला आ जाएगा और इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको देखने को मिलते हैं। अब ये जो ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस है इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल यूनिटी पे भी काफी ज्यादा पड़ता है, बिकॉज जितना रीजनल डिफरेंसेस होंगे सर उतनी ही डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज आएगी, और ये ज्योग्राफिकल के बेसिस पे काफी ज्यादा डिफरेंसेस और आइडेंटिटीज आ जाती हैं। अभी भी अगर आप माउंटेन में जाओगे तो वहाँ के पीपल का कल्चर ट्रेडिशंस डिफरेंट होगा कंपेयर टू दी प्लेन पीपल्स, या फिर कोस्टल एरियाज के पीपल्स, या फिर पेनिनसुलर पीपल्स। इस तरीके से आप ये बात सकते हो। लेकिन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि भारतवर्ष जो है वो एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करता है, तो कहीं ना कहीं हम एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिट की यहाँ पे बात करते हैं। सो वही सारी चीज अब रिपीट होती जाएंगी कि जो हिमालयाज है वो नॉर्थ में है, नॉर्थ वेस्ट में है, इंडियन ओशन साउथ में है। तो कहीं ना कहीं ये जो लोकेशन है वो इस भारतवर्ष यानी जो इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक आइसोलेशन प्रोवाइड करवाती है। दैट मीन्स हमको सेपरेट करती है, और यही रीजन है कि ये हम काफी ज्यादा जो भारतवर्ष का एंशिएंट टाइम पे कॉन्सेप्ट था वो काफी यूनिक था, और आज के टाइम पे भी जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा यहाँ पे यूनिक देखने को मिलता है। एंशिएंट टाइम से ही हम काफी ज्यादा कनेक्टेड थे ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड करते थे विद दी मेसोपोटामियन पीपल्स, ओमान, दिलमन, बहरीन, इन सारे एरिया से, और यही चीजें कंटिन्यू होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। हम मैरीटाइम कॉन्टेक्ट रखते हैं यानी सी ट्रेड करते हैं, और साथ ही साथ लैंड रूट्स भी के थ्रू भी ट्रेड करते हैं। सर वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सभी जगह हम एंशिएंट टाइप से यहाँ पे हम ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भारतवर्ष का जो यहाँ पे सिग्निफिकेंस था, सर भारतवर्ष का जो इन्फ्लुएंस था ऑल ओवर द वर्ल्ड में यहाँ पे देखने को मिलता है। अब कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सबसे पहले हिमालयन माउंटेन्स, तो हिमालयन माउंटेन्स ना एक नेचुरल बैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कोल्ड साइबेरियन विंड्स हैं उसको आने से वो रोकते हैं यहाँ पे। अब इसके बारे में दे रखा है, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता यहाँ पे यूजीसी में पूछा जाएगा, लेकिन फिर मैंने दे रखा है, अगर आपको पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये प्रोटेक्टिव रोल काफी प्रोवाइड करवाती हैं, बिकॉज जो साइबेरिया से कोल्ड विंड्स आती हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो नॉर्थ इंडिया जो है वो बहुत ही सीवियर विंटर्स में यहाँ पे उसको फेस करनी पड़ती है, लेकिन थैंक्स टू दी हिमालयाज जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट करके रखता है। साथ ही साथ ये जो सर यहाँ पे हिमालयाज हैं वो एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, जहाँ पे कोई एक्सटर्नल इन्वेजन कम से कम होता है। वेरियस पासेस हैं, यानी जो माउंटेन्स हैं इनको सिर्फ पासेस से यहाँ पे पास किया जा सकता है। खाइबर पास, कोमाल, खुर्रम, बोलान पास, जो इजी एक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन इतना भी इजी नहीं कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसको यहाँ पे पास कर सकते हो। सर ये जो पासेस थे पुराने टाइम से यहाँ पे ट्रेड होता था, कल्चरल कॉन्टेक्ट्स आते थे, और साथ ही साथ जो इन्वेडर्स आए हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं पासेस को यूज करके यहाँ पे आए हैं। अब क्वेश्चन आता है कौन कौन से इन्वेडर्स ने यहाँ पे इन्वेड किया है पुराने भारतवर्ष में या आज के टाइम पे मॉडर्न इंडिया में। ग्रीक्स, हुन्स, पार्थियंस, टर्क्स, सकास, ये सारे लोग यहाँ पे इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में आए थे विद द हेल्प ऑफ दीज पासेस एज वेल। इवन अलेक्जेंडर द ग्रेट जो थे वो स्वॉट वैली से आए थे। तो ये जो पासेस हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, कहीं ना कहीं हमको प्रोटेक्ट करती हैं, और कहीं ना कहीं जो इन्वेडर्स आए थे वो भी इसी के थ्रू यहाँ पे आए थे। अब हम ईस्टर्न हिमालयाज की बात करते हैं। ईस्टर्न हिमालयाज में हमको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, काफी ज्यादा रेन देखने को मिलती है। मेसोराम, चेरापूंजी, सर ये ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा बारिश हो देखने को हमको मिलती है, तो ये चीज भी हमको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये नेचुरल बैरियर जो है यहाँ पे हिमालयाज, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे कंपाइल कर चुके हैं कि सर वो कोल्ड साइबेरियन विंड से हमें प्रोटेक्ट करती हैं, इंडिया का डिवीजन करती हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, हमको इन्वेडर्स से कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती हैं, और कहीं ना कहीं इन्वेडर्स भी इन्हीं माउंटेन्स पासेस की हेल्प से यहाँ पे आए थे। नेक्स्ट इज इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, जो कि हर्टलैंड है। दैट मीन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जोग्राफिकल एरिया जहाँ पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है।
इट इज़ बिकॉज ये एरिया काफ़ी फर्टाइल है और काफ़ी इरीगेशन को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर अच्छा होता है और यही रीज़न है यहाँ पे कि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। अर्बन सेंटर्स की बात करेंगे तो अगर हम एंशियंट टाइम से ही देखें, जो अर्बन सेंटर्स थे वो रिवर के आसपास वाले एरियाज में स्टैब्लिश होते थे। क्लासिकल एग्जाम्पल है हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज के टाइम की बात करेंगे तो दिल्ली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स, जो कि यहाँ पे वेस्टर्न साइड ऑफ गंजेटिक प्लेन पे लोकेटेड है। सर इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है बच्चे यहाँ पे? सर जो प्लेन है हमेशा से ही यहाँ पे फॉरेन इन्वेडर्स का टारगेट रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, साथ ही साथ यहाँ पे इसकी फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और जहाँ पे पॉपुलेशन रहेगी तो उसके साथ उनकी वेल्थ भी रहेगी। नॉट ओनली दिस, वेरियस इंपॉर्टेंट बैटल्स जो हैं वो भी प्लेन्स पे ही फॉट की गई हैं। फॉर एग्जांपल गंगा यमुना द्वाब की टू इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो एरियाज थे, कुरुक्षेत्र और पानीपत, सर ये काफ़ी ज़्यादा फेमस बैटल ग्राउंड थे, जो कि एक लॉन्ग पेस्ट बैटल यहाँ पे सपोर्ट करते थे, बिकॉज आसपास एरिया में जो था सर वो फूड की अवेलेबिलिटी ईजिली हो जाती थी, वाटर की अवेलेबिलिटी ईजिली हो जाती थी, तो इसीलिए इन ग्राउंड्स को यहाँ पे चूज किया जाता था। रिवर जो थे बच्चे यहाँ पे इस रीजन्स में आर्टरीज का काम करते हैं, जैसे हमारे जो हर्ट है वो ब्लड लेके जाता है विद द हेल्प ऑफ द आर्टरीज। इसी तरीके से जो रिवर्स हैं वो यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती हैं, जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। नॉट ओनली दिस, वो कॉमर्स में भी हेल्प करता है, ट्रेड में भी हेल्प करता है, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन में भी वो हेल्प करता है। अब बचा है सदर्न पेनिनसुला। सदर्न पेनिनसुला की बात करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और ये जो जोग्राफिकल एरिया है ये अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। तो ये जो विंध्य और सतपुरा वाला एरिया है, आपने सुना होगा यहाँ पे सर विंध्यास और सतपुरा वाला एरियाज, और इसके बीच में जो रिवर्स हैं वो नर्मदा और तापी हैं। ये दो ऐसे रिवर हैं जो कि यहाँ पे वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। बाकी मोस्टली जो रिवर हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सर ये सारी वेस्ट से स्टार्ट होके ईस्ट में जाती हैं, लेकिन नर्मदा और तापी जो है वो एक्सेप्शन है, ये ईस्ट से स्टार्ट होके वेस्ट पे जाती हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये एक डिवाइडिंग लाइन है जो नॉर्थ को साउथ से यहाँ पे डिवाइड करती है। ओके, साथ ही साथ ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये लावा का बना हुआ है, दैट इज वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ है, और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल है, और इसीलिए यहाँ पे जो अर्थक्वेक है उसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम रहते हैं। अब माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे। कुछ माउंटेन रेंजेस हमको डेक्कन एरियाज में देखने को मिलते हैं, जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलते हैं। अगेन कोरोमंडल कोस्ट जो है वो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल में है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स दोनों मिलते कहाँ पे जाके हैं? फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो है नीलगिरी हिल्स में जाके मिलते हैं। सर इनका यहाँ पे कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या था? स्टार्टिंग से ही एंशियंट टाइम से ही जो डेक्कन प्लेट्यू वो एक ब्रिज था बिटवीन दी नॉर्थ एंड साउथ, यानी सर नॉर्थ और साउथ का जो एक यहाँ पे ब्रिज है, जहाँ से नॉर्थ के पीपल साउथ में और साउथ के पीपल नॉर्थ में जाएंगे, वो है डेक्कन प्लेट्यू। अब साथ ही साथ अगर हम विंध्यास की बात करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट थे, और विंध्यास के नॉर्थ में या फिर साउथ में यहाँ पे जो कल्चर था, जो लैंग्वेज थी, वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे प्रिजर्व की गई है ड्यू टू इट्स जोग्राफिकल आइसोलेशन, बिकॉज वो डेंस फॉरेस्ट था, तो उसके नॉर्थ में नॉर्थ का कल्चर और उसके साउथ में साउथ का कल्चर यहाँ पे रहता है। अगर हम ट्रेड और कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो जितने भी यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं और जितने भी माउंटेन्स हैं एक्चुअली सर, वहाँ पे पासेस के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं। वेस्टर्न घाट्स में भी ऐसा ही एक पास मेंशन है जो कि पालाघाट पास है, और पालाघाट पास नियर द नीलगिरी हिल्स मेंशन है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स आके मिलते हैं। अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो वो लो हाइट है, यानी जो उसकी हाइट है कंपेरेटिवली टू दी वेस्टर्न घाट्स वो लो है, और जगह जगह से यहाँ पे उसमें कट लगे हुए हैं, क्योंकि जो ईस्टर्न घाट्स में जो वेस्ट से रिवर्स आ रही हैं वो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो अपने साथ यहाँ पे फोर्सफुली वाटर को लेके आती हैं और यहाँ पे कट लगा देती हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे डेल्टास को भी फॉर्म करती हैं। अगेन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो जितनी भी सदर्न पेनिनसुला में जो रिवर्स हैं वो वेस्ट से ओरिजिनेट होके ईस्ट में जाती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। एक्सेप्शन है नर्मदा और तापी, ये ईस्ट से ओरिजिनेट होती हैं और वेस्ट की तरफ जाती हैं, क्योंकि इनका जो स्लोप है वो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ है। ओके, तो ये चीज़ बस आपको याद रखनी है। अभी जो सदर्न पेनिनसुला है इसका भी अपना काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। एग्जाम्पल अगर हम कृष्णा तुंगभद्रा रिवर की बात करें तो ये जो द्वाब बनता है, फॉर एग्जाम्पल द्वाब क्या है? दैट इज द लैंड बिटवीन द टू रिवर्स। तो दिस इज द रिवर वन और दिस इज द रिवर टू। सो इन दोनों के बीच में जो एरिया है उसको हम द्वाब बोलेंगे, दैट इज लैंड बिटवीन द टू रिवर्स। और ये एरिया काफ़ी फर्टाइल होता है, जिसकी वजह से इस एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए सदर्न किंगडम्स में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फाइट हुई थी, और उसकी फर्टिलिटी यानी जो उसको कंट्रोल कर लेगा सर वो यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई कर लेगा।
साथ ही साथ यहाँ पे जो सदर्न पेनिनसुला की कोस्ट लाइन है, जो कि यहाँ पे जुड़ी हुई है अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल से, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए यानी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करेंगे स्पेशली सदर्न किंगडम जो थे सर, वो यहाँ पे रोमन ट्रेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा करते थे। साथ ही साथ यहाँ पे ग्रीक से भी वो अपने रिलेशंस रखते थे विद द हेल्प ऑफ दिस लोकेशंस, और यानी हम कोस्ट लाइन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो विद दिस वे हमने एक जिस्ट में पढ़ लिया कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस भारतवर्षा का कॉन्सेप्ट। और विष्णु पुराण के अकॉर्डिंगली भारतवर्षा जो एक जोग्राफिकल एंटिटी के साथ साथ कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी भी है, उसका एक अपना क्या सिग्निफिकेंस है, इसमें कौन कौन सी जोग्राफीज आती हैं, उनका अपना सिग्निफिकेंस क्या है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे, वो भी सारी चीज़ें हम इसमें देख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हम यहाँ पे लेसन पढ़ेंगे वो यहाँ पे है सभा और समिति के बारे में।